हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने 2 लेसन पढ़ लिए हैं। यह तीसरा लेसन है। दो लेसन मानव भूगोल की प्रकृति व क्षेत्र पहला लेसन था। दूसरा लेसन विश्व के प्रमुख जनजातियां, उनके क्वेश्चन आंसर अभी आपने कर लिए होंगे। अब अपन तीसरा लेसन शुरू कर रहे हैं, जनसंख्या का वितरण, घनत्व व वृद्धि। अब जनसंख्या से तो तात्पर्य है ही कि लोगों की संख्या, उसका वितरण, घनत्व व वृद्धि, ये 3 पॉइंट पढ़ेंगे। अब वितरण क्या होता है? जनसंख्या का वितरण, ये 3 शब्द हैं इसमें, वितरण, घनत्व और वृद्धि। ठीक है, इनका अपन आज इस लेसन में अध्ययन करेंगे। अब जनसंख्या आपको पता ही है, पृथ्वी पर जनसंख्या का असमान रूप से वितरण है। कहीं पर अधिक जनसंख्या रहती है, कहीं पर कम जनसंख्या रहती है, उसे ही जनसंख्या का वितरण कहा जाता है। घनत्व में किसी विशेष क्षेत्र में आप ये कह सकते हो, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? वहां का घनत्व, कि कितने क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, अब इनमें अंतर आ गया होगा समझ में। जैसे वितरण में कि लोगों की संख्या कितनी रहती है, पृथ्वी पर कितनी रहती है, अधिक बसे कौन से क्षेत्र हैं, कम बसे कौन से क्षेत्र हैं, उनके अलग अलग कारण हैं। इसी प्रकार घनत्व और वितरण मिलते जुलते ही हैं, लेकिन यह प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन जब अपन करते हैं तो उसे घनत्व कहा जाता है। उसमें लोगों की संख्या का औसत निकाला जाता है कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार से वृद्धि में जैसे एक साल में लोगों की संख्या में कितना विकास हुआ, कितनी वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, या 10 साल में, जैसे अपने यहाँ 10 साल में जनगणना होती है तो 10 साल की वृद्धि दर अपन पढ़ेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट है अपना जनसंख्या का वितरण। अब इसमें एक बार आप ये देख लो कि इसमें अपन जनसंख्या का, अब आपको पता ही है कि प्राचीन काल से ही जनसंख्या का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। आदिम काल में एक बार अपन थोड़ा सा समझ लें कि जनसंख्या का बसाव किस प्रकार से हुआ। अपन ने आदिम काल में पढ़ा था, इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा कि इसमें जनसंख्या का वितरण पृथ्वी पर असमान पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? इसके कारण भी अपन ने पढ़े थे कि वहाँ की स्थलाकृतिक भौगोलिक स्थिति इफेक्ट कर प्रभाव डालती है, वहाँ के उद्योग धंधे, आसपास का वातावरण, जलवायु, तापमान, ये सारी चीजें मनुष्य को प्रभावित करती हैं। इसीलिए किन्हीं क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है और किन्हीं क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब यह जनसंख्या का वितरण, आप इसमें देखो, अब इन्हीं चीजों का अपन वर्णन करते हैं कि जनसंख्या का वितरण पृथ्वी पर असमान पाया जाता है। अब इसमें है मानव एक संसाधन के रूप में भी है। मानव जो है, क्योंकि आपने प्राचीन काल से पढ़ा था कि प्राचीन काल से भी आदिम काल में मनुष्य पशु तुल्य जीवन जीता था, लेकिन धीरे धीरे उसने विकास किया, प्राकृतिक जो वस्तुएं थी उनका उपयोग करना सीखा, उनको अपने उपयोगी बनाया और अपने जीवन को सुलभ या सरल बना दिया। उसने जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं या प्राकृतिक चीजें उसके आसपास हैं, अपने जो उसके उपयोग की थी, उसने धीरे धीरे उनका महत्व समझा। क्योंकि पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि बुद्धि का प्रयोग करके वातावरण के साथ समायोजन कर सकता है। अब इसमें मानव को भी एक संसाधन के रूप में माना है अपन। जैसे ये आपके सिलेबस में 12th में मानव भूगोल ही है इसका नाम, तो मानव भी एक संसाधन के रूप में है। मानव एक संसाधन के रूप में, एक संसाधन के रूप में किस प्रकार से है यह एक संसाधन के रूप में, कि मनुष्य जो है वो संसाधन क्या होता है? एक तो सबसे पहली बात, संसाधन क्या होता है? कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जिसका वह उपयोगी हो या जिसका कोई मूल्य हो,
वही चीज संसाधन है। जैसे मनुष्य भी एक संसाधन के रूप में ही होता है, जल भी संसाधन है। इसी प्रकार जो भी अपने खनिज संसाधन है, जो भी अपने आसपास सारी चीजें जो उपयोग की हैं, वो संसाधन के रूप में अपन पढ़ते हैं। अब मानव संसाधन किस प्रकार से है? मानव एक संसाधन इस प्रकार से कह सकते हैं अपन कि मानव अपने आप में तो कुछ भी, क्या उपयोग है मनुष्य का अपने आप में? जब तक वो कोई एक्टिविटी, जैसे जीव तो और भी हैं, सजीव प्राणी है मनुष्य भी, तो सजीव प्राणी तो पृथ्वी पर और भी हैं, लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है और उस बुद्धि का प्रयोग करके उसने जो अपने आसपास पर्यावरण में जो परिवर्तन किए हैं। अब परिवर्तन किस प्रकार? जैसे भूमि, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों में परिवर्तन किए हैं, भूमि में परिवर्तन किए हैं, मृदा में परिवर्तन किए हैं, खनिज पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग किया है, खनिज पदार्थों में विभिन्न प्रकार के परिवहन के, संचार के साधनों का उपयोग, साधनों का विकास किया है, संचार के साधन, आप परिवहन के साधन भी लिख सकते हो। इस प्रकार से जो इनका उपयोग मनुष्य ने किया है, वनस्पति का उपयोग किया है, ठीक है, वनस्पति का उपयोग भी मनुष्य करता है, और जीव जंतुओं का या जल का भी उपयोग मनुष्य करता है। इन सब का उपयोग करके वो इनको भी अपने अनुरूप या संसाधन के रूप में अपने लिए उपयोगी बनाता है। जब तक जैसे जल है, जल बह रहा है, समुद्रों में बह रहा है, खारा पानी है, उसका कोई उपयोग नहीं है। नदियों, बड़ी बड़ी नदियों में जल बहता जा रहा है, उसका वो संसाधन नहीं है जब तक उसका उपयोग नहीं होता। इसी प्रकार से वनस्पति है, घने जंगलों में खूब वनस्पति पाई जाती थी प्राचीन काल से पहले, आदिम काल में तो और भी वनस्पति पाई जाती थी, लेकिन जब वो वनस्पति कोई संसाधन थोड़े ही, क्योंकि मनुष्य की पशुतुल्य जीवन जीता था, घुमक्कड़ जीवन, उसको जो अपने उपयोग की चीजें जहाँ रहता वहां मिलती वो खा लेता और पेट भर के आगे चलता बनता। लेकिन उसने धीरे धीरे इन वनस्पतियों का भी उपयोग सीखा और इनको भी एक संसाधन के रूप में, तो मानव एक संसाधन के रूप में अपन इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी ये प्राकृतिक चीजें हैं उनमें परिवर्तन करके वो अपने अनुरूप बनाता है, और अपने अनुरूप सिर्फ पृथ्वी पर एक मानव ही ऐसा प्राणी है जो कि वो इन सब में परिवर्तन करके इनको अपने ज्यादा के उपयोग की वस्तुएं बनाता है। जैसे खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ जब तक पृथ्वी के अंदर पड़े हैं तब तक कोई संसाधन थोड़े ही है, अगर अपन को उसका उपयोग नहीं पता हो तो वो इन खनिज पदार्थों का भी उपयोग किसने सीखा है? मनुष्य ने करना सीखा है। इसीलिए मनुष्य को भी एक संसाधन के रूप में मानते हैं आप, ठीक है, जो कि ये प्राकृतिक चीजों में परिवर्तन करके अपने ज्यादा से ज्यादा उपयोग की वस्तुएं यह बनाता है। इसलिए मानव को भी एक संसाधन के रूप में मानना है, ठीक है। अब है अगला पॉइंट आपका, ये तो हो गया मानव संसाधन, इसमें प्राकृतिक चीजों का मनुष्य उपयोग करता है, इसलिए मानव को भी एक संसाधन के रूप में माना है। दूसरा है जनसंख्या का वितरण व घनत्व। जनसंख्या का वितरण व घनत्व। अब वितरण व घनत्व दोनों समान समान ही माने जाते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। वितरण में तो स्थानीय, इसमें आप ये कह सकते हो स्थानीय वितरण से, वितरण में क्या बोलोगे? स्थानीय वितरण, लोगों का स्थानीय वितरण, ठीक है, या जनसंख्या का स्थानीय वितरण। अब स्थानीय वितरण से क्या तात्पर्य है? और घनत्व है धरातल के अनुपात से, धरातल के अनुपात से इसका वर्णन किया जाता है। अब इन दोनों में अंतर करके आप समझोगे तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो जनसंख्या का वितरण, वितरण में मैंने बताया स्थानीय वितरण से तात्पर्य है इसमें स्थानीय वितरण का कि किसी विषय, जैसे अपन ये कह देते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है या पहाड़ी क्षेत्रों पर जनसंख्या कम निवास करती है, तो ये स्थान हो गए ना, पहाड़ी मरुस्थल
मैदान, अपन कोई भी कह सकते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है। अब मैंने ये कह दिया, आपको भी पता है मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, और पहाड़ी। तो ये स्थानों के नाम हो गए ना तीनों। तो स्थानीय संख्या के वितरण से तात्पर्य है, वितरण में जनसंख्या का वितरण अपन कैसे पढ़ेंगे, जनसंख्या का वितरण अपन विश्व में, जैसे विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे तो विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। कहीं पर जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हैं, टुंड्रा प्रदेश है, उनमें जनसंख्या ना के बराबर पाई जाती है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में, या आप कह सकते हो, अपन ने जो 11th में कटिबंध पढ़ेंगे ना, समशीतोष्ण कटिबंध में जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, वितरण आएगा इसमें। अपन ये नहीं कर सकते, मैंने ये कह दिया पूरे समशीतोष्ण में है तो जनसंख्या ज्यादा ही निवास नहीं करती, उसमें भी कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे, लेकिन अनुमान के अनुसार निकाल के आंकड़ों का जो अपन विश्लेषण करते हैं तो उनके अनुसार अपन ये कह देते हैं कि समशीतोष्ण जो कटिबंध है उनमें जनसंख्या अधिक निवास करती है, ठीक है। इसी प्रकार अपन कह देते हैं मैदानों में अधिक निवास करती है, मरुस्थलों में कम करती है, पहाड़ी क्षेत्रों में कम करती है। तो यह जनसंख्या का वितरण। अब घनत्व में क्या होगा, घनत्व में धरातल के अनुपात से है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कि विशेष जो क्षेत्र है मैदानी, इसमें तो पूरे मैदानी क्षेत्र में अपन ने औसत रूप से बता दिया मैदानी क्षेत्र में, लेकिन मैदान के भी अपन ये कह देते हैं कि जैसे अपने भारत का उदाहरण ले कि बिहार में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि जनसंख्या का अधिक वितरण कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। कि जनसंख्या अधिक सबसे ज्यादा किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की, लेकिन जनसंख्या का घनत्व कहाँ है, बिहार में अधिक है। तो इस प्रकार से कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का जो अनुपात निकाला जाता है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और वितरण में स्थानीय वितरण से तात्पर्य है कि किसी भी स्थान में जैसे कहीं पे कम जनसंख्या निवास करती है और कहीं पे अधिक जनसंख्या। तो इसमें आपके आ गया होगा समझ में कि वितरण में स्थानीय वितरण का वर्णन करते हैं अपन कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या वाले जिले, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना कि मैदानी क्षेत्र अधिक जनसंख्या वाले पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है। अब घनत्व और वितरण में आपको अंतर समझ में आ गया होगा या आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, ठीक है। वितरण में स्थानीय जनसंख्या के वितरण से तात्पर्य है और घनत्व में किसी विशेष धरातल के अनुपात से। अनुपात का मतलब यहाँ है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के अनुपात को कि घनत्व कहा जाता है, ठीक है। अब ये दोनों शब्द ये हो गए आपके क्लियर। अब है जनसंख्या कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप, ठीक है। अब इसमें विश्व में जनसंख्या असमान रूप से पाई जाती है, ये आपको भी पता है। मैंने अभी बताया अपने भारत का उदाहरण अपन लेंगे तो भी और विश्व का लेंगे तो भी, लेकिन अब इसके क्या कारण है, किन क्षेत्रों में अपन इसमें ये अध्ययन करेंगे कि किन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है और किन में कम और उनके क्या कारण है। अब देखो इसमें नंबर 1 पॉइंट पे है जो उत्तरी गोलार्ध है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था
उत्तरी गोलार्ध में स्थल का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? स्थल का 80% भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है, और 20% भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब कुछ क्षेत्र, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में कम पाई जाती है। अब इसमें देखो, इसमें दे रखा है पृथ्वी के 2/3 जनसंख्या उसके लगभग 14% भाग पर पाई जाती है। 14% भाग पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 2/3। ठीक है, कि कुछ क्षेत्र इसमें ऐसे हैं कि जहां पर जनसंख्या, मैंने अभी तुम्हें बताया था, अपन ने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, अपन ने जैसे 3 कटिबंध हैं अपने पृथ्वी पर, ठीक है, ये 0 डिग्री, साढ़े 66 डिग्री, इसी प्रकार ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो जाएगी 90 डिग्री। अब ये है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध पिछली बार पढ़ा था ना आपने, शीतोष्ण कटिबंध, दोनों साइड ये होगा ऐसे रहेंगे, और ये है शीत कटिबंध, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जहां पर मौसम, ये प्राकृतिक दशाएं मनुष्य को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। अब उष्ण कटिबंध में भी जनसंख्या कम पाई जाती है, और शीत कटिबंध में ना के बराबर, क्योंकि यह जो शीत कटिबंध है यह पूरी साल बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसका अधिकतर क्षेत्र 95%, क्या आप समझ लो, 95% क्षेत्र इसका बर्फ से ढका हुआ रहता है, जबकि बर्फ में मनुष्य का रहना बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे जनसंख्या न के बराबर निवास करती है, समझ लो 1% भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। अब अधिक जनसंख्या किन क्षेत्रों में पाई जाती है? मैंने एक तो तुम्हें ये बात बताई कि उत्तरी जो गोलार्ध है अपना, 2 गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में स्थलभाग अधिक पाया जाता है तो जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में जलभाग अधिक पाया जाता है लेकिन स्थल भाग कम, तो जनसंख्या भी वहां पर कम पाई जाती है। अब देखो, इसमें दे भी रखा है विश्व का 2/3 भाग निर्जन प्राय है, 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या पाई जाती है, और 10% स्थलीय भूभाग पर 90% जनसंख्या पाई जाती है। अब एक और आंकड़ा ये दिया है कि 90% जो स्थल का भाग है ना, 90% वो निर्जन है, ठीक है, मतलब या तो वहाँ हिम है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, बहुत ज्यादा वन है, या मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, तो या जल है, तो इस पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? 10% की जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 10% ही पाया जाता है। और जो 10% भूमि है, या अपन पृथ्वी का जो 90% तो निर्जन, इन रूपों मैंने बता दिया, कहीं पे हिम है, कहीं पे बोल तो पहाड़ है, पठार है, या अत्यधिक घने वन है, मरुस्थल है, ध्रुवीय क्षेत्र है, इनमें 90% भूभाग है। और जो 10% भूभाग है ना, उस पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 90% जनसंख्या, और 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या। तो इससे अपन को पता लगता है कि पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण कितना असमान है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है कि जो यह जनसंख्या है वो किन क्षेत्रों में अधिक निवास करती है। अब इसमें देखो, विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की, देखो इसमें विश्व की 80% जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ? 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के मध्य में निवास करती है,
निवास करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। अब इसमें आपको पता लग गया होगा कि स्थलीय भाग भी अधिक है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए भी, और यह शीतोष्ण कटिबंध जो है उसमें यह जनसंख्या अधिक निवास करती है। ठीक है, अब 80% उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या निवास करती है। अब उत्तरी गोलार्ध में ही एक और इसी से जुड़ता हुआ पॉइंट है कि सबसे अधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीप में, कई बार ये छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? नंबर 1 पे चीन और दूसरा है भारत। ठीक है ना, और ये कौन से महाद्वीप में है? ये है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, और एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अगर मिला के तो ये 3/4 भाग एशिया और यूरोप में कितनी जनसंख्या निवास करती है? विश्व की 3/4 भाग दोनों महाद्वीपों में 3/4 जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब यह जनसंख्या क्यों नहीं, एक बार क्यों के कारण मैं बता दूंगी, एक बार ये बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है और कहाँ पे कम। अब अगला है, देखो ये कितने पॉइंट हो गए? विश्व की 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। एशिया और यूरोप में विश्व की 3/4 जनसंख्या निवास करती है, और सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। अब अगला है, इसी में देखो विश्व की जनसंख्या का 75% भाग महाद्वीपों के किनारे, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में तो 25% जनसंख्या निवास करती है, और महाद्वीपों के किनारों पर, महाद्वीपों के किनारों पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 75% जनसंख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंतरिक भाग हैं उनकी बजाय महाद्वीपों के किनारों पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और किसी भी महाद्वीप में देखोगे, अपन आगे क्षेत्रीय वर्णन जब पढ़ेंगे कि किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं, कम जनसंख्या वाले कौन से क्षेत्र हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ये जनरल बात आप समझो। ठीक है, मैं मैप के द्वारा आपको समझा दूंगी, मैप जरूर खरीद लेना। अब आगे है 85% जनसंख्या तो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। मैंने आपको मैं ये बार बार बता रही हूँ कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, तो 85% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तरी गोलार्ध में। अब बची कितनी? 15%। तो 15% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जनसंख्या कहाँ निवास करती है? दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि वहां स्थल भी भाग कम है ना, इसलिए वहां पर कम निवास लोग करते हैं। अब इससे आगे है कि विश्व की 80% जनसंख्या सागर तल की 500 मीटर की गहराई तक ही या ऊंचाई तक ही पाई जाती है। अब सागर तल की ऊंचाई, इसमें ये दे रखा है, ये आपके समझ में नहीं आएगा, एक बार ढंग से समझ लो कि कोई भी क्षेत्र की अगर अपन को ऊंचाई मापनी है तो वो कहाँ से मापी जाती है? सागर तल से। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, सागर तल से। ठीक है, सागर तल से क्यों मापी जाती है? क्योंकि धरातल तो कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, लेकिन पानी जो है ना वो एक लेवल में, उसका जो ऊपरी सतह होती है ना पानी की, वो बिल्कुल समतल हो जाती है। तो किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई सागर तल से मापते हैं। तो सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक ही
500 मीटर की ऊंचाई तक कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? 80% जनसंख्या पाई जाती है। 80% जनसंख्या 500 मीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। अब पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि जो जो ऊंचाई में जाते हैं अपन तो वायु कम होती जाती है और वहां सांस लेने में, जैसे आपने सुना भी है ना या आपने देखा भी होगा टीवी वगैरह में पढ़ा भी है कि पिछली बार अपन ने ये उसमें वायुमंडल की परतों में भी पढ़ा था। उसके बाद एक बार फिर मैं बता देती हूँ, रिपीट करवा देती हूँ कि जो जो अपन ऊंचाई में जाते हैं वायु विरल होती जाती है तो मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे अपने ये ऊंची ऊंची चोटियां, जैसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अब इस पे कई लोग चढ़ चुके हैं, तो वो चढ़ते हैं तो आपने सुना होगा वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि जो जो अपन ऊंचाई में जाते हैं वायु विरल होती जाती है या कम होती जाती है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक ही 80% जनसंख्या निवास करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्वतों पर जनसंख्या कम निवास करती है। ये मैंने पहले भी बताया है आपने। तो अब अपन ने ये पढ़ लिए कि विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण किस प्रकार से पाया जाता है। आपको मेन बातें ये हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता के कारण वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है तो वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में। दूसरा है 80% जो भूभाग है पृथ्वी का, उस पे सिर्फ 20%, 80% भूभाग पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है? सिर्फ 20%। और 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या, अभी मैंने बताया था तुम्हें 80% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इस प्रकार के ये आंकड़े 2/3 जनसंख्या या यूं कह सकते हो सबसे अधिक जनसंख्या यूरोप और एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। 3/4 भाग जनसंख्या यूरोप और एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। अब अगर अपन इनकी अक्षांशों की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मैंने अभी बताया था 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अधिक जनसंख्या पाई जाती है। या आप यूं कह सकते हो कि 80% जनसंख्या इन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। 80% जनसंख्या इन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। अब यह आपके आ गया होगा समझ में कि जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है। ठीक है, असमान है। अब इसका वितरण असमान क्यों है, इनके कुछ कारण हैं, वो मैं आपको और बता देती हूँ। आपकी बुक में इनके कारण कम दे रखे हैं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। एक तो अब ये क्या कारक प्रभावित करते हैं कि जनसंख्या कहीं पे अधिक और कहीं पे कम निवास करती है। सबसे पहला पॉइंट आप लिख लो, स्थलाकृति। ये इनको प्रभावित करती है। स्थलाकृतियों में कैसे, मैंने तुम्हें अभी बताया, कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे मैदान है, कहीं पे द्वीप है, कहीं पे मरुस्थल है। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं उनमें जैसे मरुस्थलों में अत्यधिक विरल जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में भी कम जनसंख्या पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इस प्रकार से स्थलाकृतियां जनसंख्या के वितरण को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। अब आगे है दूसरा पॉइंट, आप लिख सकते हो जलवायु। जलवायु में सारे आ जाएंगे तापमान,
आर्द्रता, वर्षा, ये सारे कारक इसमें प्रभावित करेंगे। तो मैंने तुम्हें अभी बताया कि जलवायु गर्म क्षेत्रों में कम लोग निवास करते हैं, जैसे उष्णकटिबंध में भी कम निवास करते हैं लोग, जबकि शीतोष्ण कटिबंध में अभी अपन ने पढ़ा ना 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अधिक लोग निवास करते हैं। तो यह जलवायु का ही इफेक्ट है इसमें कि जहां पर जलवायु मानव के अनुकूल होगी, तापमान ज्यादा न तो तापांतर ज्यादा न होगा, या आप यूं कह सकते हो वहां का तापमान न अधिक होगा और न ही ज्यादा कम, क्योंकि देखो जहाँ पे बहुत कम तापमान पाया जाता है वहां भी लोगों की संख्या कम पाई जाती है। जहाँ पर तापमान मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक पाया जाता है, तो वहां भी जनसंख्या कम निवास करती है। अब इसके बाद है तीसरा, जल संसाधन भी अत्यधिक जनसंख्या को प्रभावित करता है, और जो वहां पे खनिज पदार्थ हैं आप कह सकते हो वो भी अत्यधिक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। खनिज पदार्थ, जहाँ पर अत्यधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ पठारों में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि वहाँ उद्योग वगैरह स्थापित कर लेते हैं, वहाँ उनको कच्चा माल मिल जाता है। और आप शुरू से देखते हो जैसे जल संसाधन में कि सारी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है, तो जल भी मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। तो ये सब कुछ कारण हैं जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इन कारणों के आधार पे अपन कह सकते हैं कि जनसंख्या कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा निवास करती है। अब अगला है इसमें देखो, विश्व में कई विशाल क्षेत्र विरल आबाद के हैं और कहीं पे कम जो क्षेत्रफल पाया जाता है उस पे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब ये मैंने तुम्हें ये 3 चीजें बताई हैं इसमें। सबसे पहले जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो वितरण को स्थानीय रूप से इसका वर्णन करते हैं, और घनत्व में उसका पृथ्वी का जैसे स्थानिक कुछ अनुपात का वर्णन इसमें किया जाता है। अब मानव एक संसाधन के रूप में किस प्रकार से है, मैंने अभी बताया था कि प्राकृतिक जो भी अपने आसपास का वातावरण है, प्राकृतिक वस्तुओं को या प्रकृति को अपने अनुरूप ढालने में मानव एक संसाधन का कार्य करता है। इसलिए प्राकृतिक वस्तुएं मैंने बताया था जैसे भूमि है, जल है, खनिज पदार्थ हैं, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, इनका वो अपने अनुरूप, अपने आवश्यकता अनुरूप उनका उपयोग करना, उनमें परिवर्तन करके, प्राकृतिक चीजों में परिवर्तन करके अपने उपयोग के लिए जो वो बनाता है, तो वो एक संसाधन के रूप में ही भूगोल के सामने एक मनुष्य को भी माना है। अब अगला पॉइंट आपने पढ़ा है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। अब इसमें मैंने तुम्हें सारे क्षेत्र बता दिए कि उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक निवास करती है, लगभग 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार से स्थल का कुछ भाग जो 80% भाग निर्जन है। निर्जन का मतलब है वहां पर या तो अत्यधिक बहुत पहाड़ियां होंगी, वन होंगे, या आप कह सकते हो वहां पर ये प्राकृतिक वनस्पति अत्यधिक पाई जाती है, घने जंगल पाए जाते हैं, वहां पर खनिज पदार्थ पठार पाए जाते हैं, या पर्वतीय मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से लगभग 80% जो स्थलाकृतियों का भाग है उस पर जीवन बहुत ही कम है, मनुष्य का वितरण बहुत ही कम है, जबकि भूमि के 20% भाग पर 80% जनसंख्या निवास करती है। अब ये मैंने तुम्हें बता भी दिया कि अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, बार बार बता रही, उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। आप यूं भी कह सकते हो कि जो शीतोष्ण कटिबंध है उनमें अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि उष्ण, इसका उदाहरण आप ये भी दे सकते हो कि उष्ण कटिबंध में
या शीत प्रदेशों में जनसंख्या अत्यंत विरल पाई जाती है या बहुत ही कम पाई जाती है। इसका कारण मैंने तुम्हें बताया कि जैसे शीत प्रदेशों में बर्फ जमी रहती है और उष्ण क्षेत्रों में अधिकतर मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, या आप यूँ कह सकते हो वहाँ पर तापमान अत्यधिक पाया जाता है, वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। अब इस असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं ये मैंने तुम्हें इसमें भी बताया था, साथ ही साथ भी कि स्थलाकृतियाँ हैं, जलवायु कारक हैं, जल संसाधन है, खनिज पदार्थ हैं, वहाँ का आसपास का वातावरण, जीव जंतु हैं, ये सारी चीजें वहाँ ये मनुष्य को प्रभावित करती हैं कि किन क्षेत्रों में मनुष्य अधिक रहेगा और किन क्षेत्रों में मनुष्य कम रहेगा। अब इन्हीं का अपन को वर्णन पढ़ना है। अब अपन अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जनसंख्या का असमान वितरण पृथ्वी पर किस किस प्रकार से पाया जाता है। असमान वितरण के प्रतिरूप तो अपन ने की ऊपरी तौर पे अपन ने पढ़े हैं, अब क्षेत्रीय अध्ययन पढ़ेंगे अपन कि किन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, ये आंकड़े भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कि किन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है और किन में कम पाई जाती है। आप देखो इसमें अगला पॉइंट आपके दे रखा है विश्व में, मैं बता देती हूँ इसमें कि अगले पॉइंट में दे रखा है विश्व जनसंख्या का वितरण, विश्व जनसंख्या का वितरण। अभी हमने पढ़ा था कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। असमान रूप से किस प्रकार से कि कहीं पे जनसंख्या अधिक और कहीं पे जनसंख्या कम पाई जाती है। अब ये कम और ज्यादा क्यों पाई जाती है इसके कारण भी अपन ने पढ़े थे, लेकिन अब ये आंकड़े अपन पढ़ते हैं। देखो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या सन 2000 में 613.71 करोड़ थी, 2001 में दे रखी है ये, और 2011 में कितनी थी, 2013 में 714 करोड़ हो गई। देखो 2001 में कितनी है, विश्व की जनसंख्या है ये, विश्व की 613.71 और 2013 में 714 करोड़ जनसंख्या होगी, ठीक है। यह विश्व की कुल जनसंख्या है, ध्यान रखना अपन विश्व में पढ़ रहे हैं। अब इसमें जिसका 75% से अधिक भाग विकासशील देशों में तथा शेष भाग विकसित देशों में निवास करता है। अब इसमें यह दे रखा है कि इस जनसंख्या का 75% भाग कहाँ निवास करता है। अपन ने पढ़ा ना कि जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है पृथ्वी पर, कहाँ निवास करता है, विकसित देशों में। विकसित और विकासशील देश आपने पढ़ाई है, दो प्रकार के हैं ये, विकसित और विकासशील। अब विकसित देश कौन से होते हैं, विकसित देश वो होते हैं जो पूर्णतः विकसित, अत्यधिक विकास कर लिया है उन्होंने पृथ्वी पर, अत्यधिक मतलब यूं समझो काबू पा लिया है, अत्यधिक संसाधनों का वो लोग सदुपयोग करने लग गए हैं। अब विकासशील वो है, जैसे अपना भारत कौन सा देश है, विकासशील देश है, तो 75% जनसंख्या कौन से में पाई जाती है, विकासशील देशों में पाई जाती है। विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, 75% जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, विकासशील देशों में। विकासशील देश जैसे ये अपने ये हैं, चीन है, जो विकास कर रहे हैं, यहाँ पे विकास की गति में है, चीन है, भारत है, कुछ देश ही हैं जो यूरोपियन कंट्री हैं, और ये उत्तरी अमेरिका में इनमें ये हैं, यूएसए, कनाडा, ये हैं, ये विकसित देश है, अन्यथा विकासशील देश अधिक हैं। तो इनमें विकासशील देशों में 75% जनसंख्या विकासशील देशों में निवास करती है, और बची कितनी 25% जनसंख्या वो कहाँ निवास करती है, विकसित देशों में, ठीक है।
विकसित देशों में। अब आप ये कहोगे कि वैसे तो वो इतने विकसित है लेकिन जनसंख्या इतनी कम क्यों पाई जाती है, ये भी एक सोचने की बात है ना। तो इसका कारण ये है कि विकसित जो देश हैं उनमें उन्होंने अत्यधिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन को सुलभ बना लिया, या आप कह सकते हो हर क्षेत्र में उन्होंने इतनी नॉलेज प्राप्त कर ली है जिससे कि वो जनसंख्या पर भी काबू उन्होंने पा लिया। उनके ये समझ में आ गया है कि अधिक जनसंख्या एक अपने आप में परेशानी है। तो यह भी एक विकास की ही कड़ी है कि अगर अपन जनसंख्या इतनी अधिक जैसे अपने भारत में है, चीन में है, तो कितने भी संसाधन विकसित कर लेंगे उस जनसंख्या में इतनी अधिक जनसंख्या में जैसे अपन कितने जैसे भूमि संसाधन है, भूमि को बढ़ा थोड़े सकते हैं। अब इतने लोगों को रहने के लिए जमीन चाहिएगी, जगह चाहिएगी, खाने के लिए भोजन चाहिएगा, भोजन उत्पादित करने के लिए, कृषि करने के लिए जमीन चाहिएगी। तो जमीन बढ़ेगी थोड़ी, भूमि जो है वो बढ़ेगी थोड़ी, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो कम होती जाएगी तो उसका उत्पादन भी कम हो जाएगा, तो वो संसाधन कम हो गए ना बढ़ने की बजाय। तो इन्होंने जो विकसित राष्ट्र हैं इनमें इन्होंने यही हर चीज में हर चीज का कारण खोजकर उसके जो दुष्परिणाम है उनको देखकर हर चीज पे विकास किया है। तो इन्होंने जनसंख्या पर भी कंट्रोल किया है कि इन देशों में विकसित जो देश हैं उनमें आप यूरोपियन कंट्री को ले लो, यूएसए है, कनाडा है, ये जो विकसित राष्ट्र हैं इनमें आप देखोगे जनसंख्या अत्यधिक कम पाई जाती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उन संसाधनों का उपयोग हो सके और उनका सदुपयोग अपन कर सके, विकास कर सके ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि अगर जनसंख्या अधिक होगी, जनसंख्या अपने आप में एक समस्या है, तो अगर जनसंख्या अधिक होगी तो उसका रहने की व्यवस्था, उसके लिए संसाधनों का उपलब्ध करवाना यही अपने आप में हो जाएगी, विकास कहाँ करेगा देश। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले जनसंख्या पर भी काबू पाया है और अतिरिक्त जो संसाधन है उनका अत्यधिक उपयोग करके इन्होंने विकसित राष्ट्र ये बने हैं। तो इनमें 25% जनसंख्या पाई जाती है और विकासशील देशों में 75% जनसंख्या पाई जाती है। अब इसमें देखो देख रखे हैं ब्यूरो वाशिंगटन द्वारा सन 2001 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार एशिया की जनसंख्या 372 करोड़, अफ्रीका की 81.8 करोड़ और यूरोप की रूस सहित 72 करोड़ जनसंख्या। अब आपको आ गया होगा समझ में कि रूस जो है वो सबसे बड़ा ये देश है। दक्षिणी अमेरिका की 35 करोड़, उत्तरी अमेरिका की 49.4 करोड़ तथा ओसेनिया की 3.1 करोड़ जनसंख्या। अब आपने ये मैंने जो नाम बताए हैं इनमें देखो वाशिंगटन द्वारा ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इसमें आप देखोगे कि एशिया की सबसे अधिक जनसंख्या है। कितनी है एशिया की? 372 करोड़। कितनी जनसंख्या है एशिया की? 372 करोड़। 2001 के आंकड़े हैं ये 372 करोड़। अब इसी प्रकार ये रूस देखो कितना बड़ा देश है, फिर भी रूस और इसमें यूरोप और रूस की मिलाकर 72 करोड़ है। ये तो एशिया की होगी, एशिया की, और यूरोप प्लस रूस को मिलाकर कितनी है? 72 करोड़, सिर्फ 72 करोड़। देखो अब जो विकसित राष्ट्र है ना इनमें जनसंख्या कम पाई जाती है। अभी अपन पढ़ा ये आंकड़े आपके देखने में याद कर लेना। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका की 35 करोड़ और उत्तरी अमेरिका की 50 करोड़। दक्षिणी अमेरिका की 35 करोड़ है और उत्तरी अमेरिका की कितनी है? 49.4 करोड़। ठीक है। अब आप इनमें देख लो जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें जनसंख्या अत्यधिक कम पाई जाती है और जो विकासशील हैं उनमें अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो ये अपने विश्व में जनसंख्या का वितरण एक बार देख लिया है। अब अपन क्षेत्र के अनुसार इसके आंकड़े देखो, इसमें
2 करोड़ मिलियन। और ये कितने प्रतिशत है विश्व की जनसंख्या का? 60% सिर्फ और सिर्फ एशिया में निवास करता है। इसी प्रकार से अफ्रीका में सिर्फ 15% जनसंख्या, यूरोप में सिर्फ 10% जनसंख्या, उत्तरी अमेरिका में 7.6080 और दक्षिणी अमेरिका में 5.62 और ओसेनिया में 0.53। ये आपको ये आंकड़े देते हैं, ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। अब अपन कल इसका क्षेत्रीय वर्णन पढ़ेंगे, क्षेत्रीय वितरण पढ़ेंगे, किन किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र। आज के लिए इतना है।